एक बहुत बड़ी ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1185 इज फाइनली आउट। चैप्टर के लिए तो एक हफ्ते की ब्रेक थी, पर मेरी ब्रेक 20 दिन की थी। एनीवेज, सो ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा चैप्टर की ओर चलता हूँ। स्पॉयलर्स पढ़ के लगा नहीं था कि ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमने ऐसी चीजें देखी जो स्पॉयलर्स में मेंशन नहीं की गई थी। नाउ चैप्टर की स्टार्टिंग में हम यही देखते हैं कि ब्रुक अपना चाइल्डहुड शूरी को बता रहा होता है कि कैसे प्रिंस रूबल ने कैंडल को ये काम असाइन दिया था कि वो ब्रुक का ख्याल रखे, उसे थोड़ा लड़ना सिखाए, उसे स्कूल भेजे, उसे पढ़ना लिखना सिखाए एंड स्टफ लाइक दैट। और उसके बाद ब्रुक बताता है कि एक दिन वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप से सेलेस्टियल ड्रैगन किंगडम एस्पेरिया पे आए थे। उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी और बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग थे वो लोग। एस्पेरिया किंगडम के सारे लोग उनसे डरते थे और उनकी वजह से कैंडल को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई। बट थोड़े दिनों के बाद कैंडल ठीक हो जाती है और प्रिंस रूबल अपनी शादी उसके साथ तय कर देता है। और उसके थोड़े टाइम के बाद शूरी पैदा हो जाती है और ब्रुक उनका चीफ नाइट बन जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक दिन किंगडम एस्पेरिया पे एक फॉग आ जाती है जो कि पूरे के पूरे किंगडम को कवर कर देती है। उस फॉग से लोग बीमार होने लग जाते हैं, कुछ लोग मरने लग जाते हैं और लोगों के इंस्ट्रूमेंट भी खराब होने लग जाते हैं। इस चीज से एस्पेरिया की पूरी इकोनॉमी डूब जाती है और वो जो टैक्स वो लोग सेलेस्टियल ड्रैगन को भरते थे, वो टैक्स वो लोग भरने में नाकामयाब रहते हैं उस साल। तो इसकी वजह से एस्पेरिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए सेलेस्टियल ड्रैगन किंग रूबल को ऑफर करते हैं कि आप हमें 1000 स्लेव्स दो और उसके बदले हम आपका इस साल का टैक्स माफ कर देंगे। बट किंग रूबल इस ऑफर को डिक्लाइन करता है और कहता है कि ये ऑफर एक डेथ सेंटेंस ही है, मैं अपने लोगों को ऐसे स्लेव नहीं देख सकता, और वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर छेड़ देता है। बाय द वे, इस बीच प्रिंसेस कैंडल की भी डेथ हो जाती है ड्यू टू नो रीजन। किंग रूबल बताता है कि आज से 2 महीने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप आएगी और वो हमसे फाइट करेंगे। इस टाइम के बीच ब्रुक शूरी को भी ट्रेन करता है और कहता है कि शूरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज लाइक हर मदर। और 2 महीने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप भी आ जाती है। मरीन्स वाले अटैक कर देते हैं किंगडम एस्पेरिया पे। ब्रुक बहुत ज्यादा मरीन्स के साथ लड़ रहा होता है और उनको हरा रहा होता है। फिर उसके बाद वो किंग के पैलेस की ओर बढ़ता है ताकि वो शूरी और किंग को बचा पाए। पर ब्रुक जैसे ही पैलेस में पहुंचता है वो देखता है कि शूरी टॉमी रिवर्स हो चुकी है और उसने प्रिंस रूबल को मार दिया है, जो कि खुद टॉमी रिवर्स हो चुके थे। उस पैलेस में एक बहुत बड़ा आदमी बैठा होता है, शायद से वो एक होली नाइट है। वहाँ पे ब्लैक फ्लेम्स भी है जो कि थोड़ी एक चियोकाई जैसी फॉर्म बना रही है। तभी शूरी ब्रुक को देख के कहती है, ब्रुक तुम्हें वॉर की चिंता है ना, पर वॉर तो खत्म हो गई, तुम्हें खुशी है ना इस बात की। और ये कहते बार शूरी के मुंह में एकदम डेमोनिक स्माइल होती है। चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन चलो अब थोड़ी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो जो स्मोक एस्पेरिया किंगडम में आई थी, मेरे को नहीं लगता वो कोई नेचुरल चीज है। मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों के ही काम है और क्वीन कैंडल का मरना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मेरे ख्याल से उसके पीछे भी वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों का ही हाथ है। और अब बात करते हैं इस आदमी के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई हॉली नाइट है, या आई ऑल्सो थिंक ये हो सकता है कोई हॉली नाइट, बट आई थिंक ये कोई पुराना एडमिरल है। और ये जो यूकाई फॉर्म हम देख रहे हैं ये थोड़ी थोड़ी मार्कस की तरह लग रही है, जैसे हमने साबो के टाइम पे देखा था। और हमें ये भी पता है कि इमो को डोमी रिवर्स परफॉर्म करना तभी पॉसिबल है तब जब वो वहाँ पे खुद फिजिकली प्रेजेंट हो या फिर उसने किसी की बॉडी को पोजेस किया हो। तो आई थिंक इमो ने मार्स की बॉडी को पोजेस किया और फिर उसके बाद डोमी रिवर्स किया शूरी और किंग रूबल पे। वैसे ये सीन किंग हराल्ड और लोकी की तरह नहीं लगता, जैसे लोकी ने हराल्ड को मारा था वैसे शूरी ने अपने बाप को मार दिया। बट मेन बात यह है कि इमो ने उसे डोमी रिवर्स किया, तो किया क्यों? एस्पेरिया तो छोटा सा किंगडम है ना, अगर इमो को वहां पे कब्जा करना होता तो फिर वो तो सीधा नेवी वालों को ही भेज देता, वहां पे एडमिरल या फिर हॉली नाइट को भेजने की क्या जरूरत थी। और अब इस पे मेरी थ्योरी यह है कि जो अपना किंग रूबल है वो डेविक लीनिएज से बिलोंग करता है। तुम खुद ही देख लो यार, ये थोड़ा रॉक्स की तरह नहीं लगता? दोनों सेम सेम ही लगते हैं भाई भाई से। एनीवेज, वो तो हमें आगे स्टोरी पे पता ही चल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए गुड बाय। Here for an apple? Do you take us for idiots? We'd never trust food from someone like you. Hey, look! Apples! Luffy!